जय हिंद साथियों, आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। देखो, इतिहास को तो वैसे 3 अलग अलग भागों में बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और एग्जाम में ज्यादा आधुनिक इतिहास से कोई प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। हम लोग यहाँ से मध्यकालीन इतिहास से पढ़ने वाले मध्यकालीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे हम लोग इतिहास को आगे बढ़ाएंगे तो मध्यकालीन इतिहास खत्म करेंगे, उसके बाद जस्ट आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। प्राचीन इतिहास देखो, प्राचीन इतिहास अपने आप में क्या है, एक सागर है, बहुत ज्यादा उसमें गहराई से पढ़ना होता है, अपने आप में एक समुद्र है, सागर है। इसीलिए प्राचीन इतिहास को, एशियंट हिस्ट्री को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले मेडाइवल हिस्ट्री, उसके बाद जस्ट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए, बेहतरीन तरीके से समझने के लिए ना, हमें मेडाइवल हिस्ट्री का हल्का फुल्का ज्ञान होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मेडाइवल हिस्ट्री को हल्का फुल्का क्यों, इसी को स्टार्टिंग से पढ़ाया जाए, है ना, स्टार्टिंग से पढ़ा जाए। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। ये हमारा सीरीज रेगुलर आने वाला है, रेगुलर चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्यकालीन इतिहास, इंग्लिश में बोला जाता है मेडाइवल हिस्ट्री। तो देखो, पहले इसका सिलेबस को देख लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। तो देखो, मध्यकालीन इतिहास पाठ्यक्रम, हिंदी में पाठ्यक्रम कहा जाता है, इंग्लिश में सिलेबस कहा जाता है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो इसमें मुख्यतः 10 अध्याय, 10 चैप्टर है। हालांकि अगर इसको तोड़ दिया जाए अलग अलग भागों, जैसे कि भारत पर इस्लामों का आक्रमण, तो कितने लोग पढ़ते हैं अरब, भारत पर अरब मुसलमानों का आक्रमण, भारत पर तुर्क मुसलमानों का आक्रमण, तो ये तो 2 अलग अलग चैप्टर हो गए। तो मैंने क्या किया, भारत पर इस्लामों का आक्रमण, इसी में मैंने जोड़ दिया अरबी आक्रमण और तुर्की आक्रमण। तो इसको अलग अलग तोड़ के अलग अलग 2 अलग अलग चैप्टर में बांटा जा सकता था। लेकिन मैंने क्या किया, मुख्य जो 10 अध्याय, जो 10 चैप्टर है, मैंने इसको यहाँ से क्रमशः मैंने लगा दिया। तो अलग अलग किताबों में आप लोगों ने देखा होगा कि मध्यकालीन इतिहास 15 चैप्टर है, 20 चैप्टर है, तो मुख्यतः 10 चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। मैंने क्या किया ना, जो मुख्य चैप्टर है उसको एक में कर करके यहाँ जोड़ करके मैंने यहाँ लिख दिया। तो देखो, पहला अध्याय भारत पर इस्लामों का आक्रमण, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अरबी आक्रमण पढ़ेंगे कि भारत पर जो इस्लामों का आक्रमण होता है, पहले इस्लामों का आगमन होता है, अरबी मुसलमान आते हैं भारत पे, और अरब से आने वाला पहला मुसलमान कौन था, मोहम्मद बिन कासिम आता है और भारत पर सिंध वाले इलाका पे आक्रमण करता है। उसके बाद तुर्की आक्रमण आता है। हालांकि अरबी आक्रमण को ज्यादा नहीं पढ़ना, केवल मोहम्मद बिन कासिम को ही पढ़ना। मोहम्मद बिन कासिम आता है, भारत पर सिंध वाले इलाके पर आक्रमण करता है। उसके बाद सिंध से उसके बाद मुल्तान वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है। मुल्तान से बहुत सारा सोना लूट करके लेके जाता है, इसलिए मुल्तान को स्वर्ण नगरी, है ना, गोल्डन सिटी कहा जाता है। उसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा स्वर्ण नगरी कहा गया था मुल्तान को। तो अरबी आक्रमण के द्वारा जो आक्रमण किया जाता है, मोहम्मद बिन कासिम को ही पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही देखते हैं तुर्क आक्रमण, है ना, तुर्की आक्रमण जैसे देखते हैं, तो तुर्क से आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो देखो सुबुतगिन। तो पहला आक्रमण, तुर्की आक्रमण, पहला आक्रमण होता है सुबुतगिन के द्वारा, हालांकि वो असफल रहा। उसके बाद आता है मोहम्मद गजनवी, है ना, जिसको मोहम्मद गजनी कहा जाता है, मोहम्मद गजनवी कहा जाता है। तो मोहम्मद गजनवी द्वारा आता है, आक्रमण किया जाता है भारत पर। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत पर जो 16वां आक्रमण किया गया था, जो सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया था, सोमनाथ के मंदिर को जो लूटा गया था, किसके द्वारा लूटा गया था, मोहम्मद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। जिसको मोहम्मद गजनवी कह लो या मोहम्मद गजनवी कह लो, मोहम्मद गजनी में उसको कहा जाता है। तो बहुत सारे इतिहासकार है, उसके अलग अलग नामों से जाना जाता है, किताब में अलग अलग नाम देखने को मिलेगा, मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनवी, जो भी आप समझो। तो इतिहासकार है, उसके द्वारा बताया गया था कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा, मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गजनवी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया था। और जो 16वां आक्रमण था, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया गया था। सोमनाथ के मंदिर कहाँ, गुजरात में, भगवान शिव जी की मूर्ति वहां पर थी, है ना, शिव जी का मंदिर था। तो सोमनाथ के मंदिर पर जो आक्रमण किया गया था, 16वां आक्रमण हुआ था, वो किसके द्वारा आक्रमण, तुर्की मुसलमान था, तुर्क से आने वाला व्यक्ति था। कौन था, मोहम्मद गजनवी था। तो मोहम्मद गजनवी के द्वारा 17 बार आक्रमण किया गया था। वो फेमस कब हुआ था, 16वां आक्रमण के द्वारा वो फेमस हुआ था। तो हम पढ़ेंगे तुर्की आक्रमण सुबुतगिन को पढ़ेंगे, हालांकि वो असफल रहा। उसके बाद सफल आक्रमण माना जाता है मोहम्मद गजनवी को। मोहम्मद गजनवी का उसी का एक गुलाम होता है मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी के द्वारा आक्रमण किया जाएगा भारत पर, और वो 2 प्रमुख युद्ध लड़ेगा। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। और किसके साथ लड़ता है, पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान के साथ प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, फिर द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, फिर अगले 2 साल बाद 1194 ईस्वी में चंदावार का युद्ध होता है, जो राजा जयचंद के साथ युद्ध होता है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के ये ससुर जी थे। कौन, राजा जयचंद। तो राजा जयचंद के साथ 1194 ईस्वी में युद्ध होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, तुर्क आक्रमण जो होता है, पहले मोहम्मद गजनवी को पढ़ेंगे, फिर मोहम्मद गोरी को पढ़ेंगे, और अंततः 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। और 1206 ईस्वी में उसके 4 गुलाम होते हैं, यलदोज, कोवाचा, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि सर्वश्रेष्ठ जो बुद्धिमान शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। आपस में संघर्ष चलता है कि भाई दिल्ली पर भारत पर कौन शासक बनेगा, उत्तर भारत पर कौन शासक बनेगा, कौन शासन संभालेगा, उस गद्दी पर कौन बैठेगा।
तो अंत में निर्णय लिया जाता है, जो शक्तिशाली रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उत्तर भारत पर अर्थात दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, वहीं से शुरुआत होता है दिल्ली सल्तनत काल। तो हम लोगों ने पढ़ा अरबी और तुर्की। तुर्की का अंत होता है मोहम्मद गोरी के द्वारा। उसके बाद जो 4 प्रमुख गुलाम थे उसमें से एक प्रमुख गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत की जाती है। इसलिए प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ दिल्ली सल्तनत काल की नींव किसके द्वारा रखा गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और वहीं से एक शुरुआत होता है, एक वंश की शुरुआत होता है, एक डायनेस्टी की शुरुआत होता है, गुलाम वंश। गुलाम वंश को इंग्लिश में कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी। गुलाम हिंदी और इंग्लिश में कहा जाता है स्लेव। स्लेव मींस होता है गुलाम, है ना, गुलाम बनाना, गुलाम करना। तो स्लेव डायनेस्टी, यहीं से शुरुआत होता है स्लेव डायनेस्टी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली सल्तनत काल की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, क्योंकि उसी ने दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत की थी और गुलाम वंश की शुरुआत किया गया था। इसलिए प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ गुलाम वंश का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसी प्रकार से आगे हम पढ़ेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल में 5 अलग अलग वंश आते हैं, 5 अलग अलग डायनेस्टी आती है। उसका ट्रिक याद रख लेना, GKTSL। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। क्योंकि जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, ती से तुगलक वंश, ऐसे सैयद वंश, ऐसे लोधी वंश। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो गुलाम वंश का संस्थापक हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका एक ट्रिक है कि ऐबक खीर खा के मर गया और फिर बहलोल हो गया, मतलब बकलोल हो गया। ऐबक से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक खीर खा के मर गया एवं बकलोल बन गया। बकलोल बन गया। इसका ट्रिक है, दिल्ली सल्तनत काल मतलब दिल्ली सल्तनत, उत्तर भारत की मैं बात करूं, क्योंकि दिल्ली कहां? दक्षिण भारत में ही है, उत्तर भारत में। उत्तर भारत में इसलिए मैं बार बार बोलूंगा उत्तर भारत। तो उत्तर भारत से समझ लेना दिल्ली सल्तनत काल की बात की जा रही है ना, सल्तनत पीरियड की बात की जा रही है। तो वहां 5 वंश आते हैं। GKTSL कहां, कब से कब तक आता है? तो डेट याद रखना, 1206। जब मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु होती है और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी संभालता है तो 1206 ईस्वी में। अब 1206 ईस्वी में लेकर के 1526 ईस्वी तक, 1526 ईस्वी तक ये दिल्ली सल्तनत काल का समय चलता है। और 1526 ईस्वी में जब पानीपत का प्रथम युद्ध होगा बाबर के साथ और इब्राहिम लोदी के साथ, तब यहाँ दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो जाएगा और यहाँ से एक नया शुरुआत होगा मुगल वंश, है ना, मुगल साम्राज्य यहाँ से स्थापित होगा। तो यहाँ से ट्रिक देखना, GKTSL गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ऐबक से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का ये संस्थापक होगा। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऐबक जल गया, यहाँ पर लिखना जल गया खीर खाने से। इसका ट्रिक एक बार फिर से देख लेना, 1 मिनट। इसका ट्रिक, ऐबक देखो, जैसे आप लोग कुछ गर्म चीज खाते हो, तो गर्म चीज जैसे कि आप चाय पीते हो, गरम चाय पीते हो तो मुंह कैसा जल जाता है ना, तो वैसे ऐबक गरम खीर खाने से उसका जल गया था। क्या जल गया था? मुंह जल गया था। ऐबक जल गया क्या खाने से? खीर खाने से। अब देखो, जैसे ही देखोगे आप खीर खाने से वो जल गया तो वो क्या बन जाएगा? बकलोल बन जाएगा। क्योंकि बकलोल व्यक्ति था ना, क्योंकि उसको एहसास ही नहीं था कि खीर गर्म है या ठंडा है। ठंडा होने के बाद ही खाता, तो गर्म खीर को खा लिया, तो खीर खाने के बाद उसका मुंह जल गया। इसका मतलब बकलोल था, उसको पता ही नहीं चला कि गर्म खीर है या ठंडा खीर है। इसीलिए जब जैसे ही वो जल गया खीर खाने से, तो बकलोल बन गया। क्या बन गया? बकलोल। इसका ट्रिक है। तो पहले क्या होगा? GKTSL गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अब देखो ऐबक से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का, 1 मिनट कलर में चेंज कर लो, रेड रख लेते। देखो गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? जल से हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जल से याद रखना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और गया से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गया से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा तुगलक वंश का संस्थापक। और सैयद से क्या हो जाएगा? खिर्ज खां। देखो खिर्ज, आरन खीर, ये खां है, खिर्ज खां मतलब खीर खाने से खिर्ज खां। तो खिलजी वंश का संस्थापक खिर्ज खां। ये सब हटा दो सही से। एल से हो जाएगा लोधी। और लोधी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। अब बकलोल से हो कर लेना बहलोल लोधी। हा का जगह हा लगा देगा तो हो जाएगा बहलोल लोधी। आई बात समझ में? ट्रिक याद रखना कि दिल्ली सल्तनत काल में कुल कितने वंश आते हैं? 5 वंश। GKTSL ट्रिक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये 5 वंश आते हैं। और इसका संस्थापक पूछा जाए तो एक ट्रिक याद रखना, ऐबक जल गया खीर खाने से। जैसे आप गर्मा गर्म चाय पीते हो तो मुंह जल जाता है ना, वैसे
एवं जल गया खीर खाने से। खीर गर्म था, उसको पता ही नहीं चला कि खीर गर्म है कि ठंडा, वो खा लिया। तो खाने वाले नहीं लगते कि देखो बकलोल आदमी था, इसको पता ही नहीं चला कि ठंडा है कि खीर है कि गर्म खीर है, तो बकलोल बन गया। तो ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक से कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन जल से हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक वंश से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, सैयद से सैयद वंश का हो जाएगा खिर्ज खां, ये होता है खिर्ज, इस प्रकार से खिर्ज खां, तो खीर खां से हो जाएगा, खीर खाने से हो जाएगा खिर्ज खां। सैयद वंश का संस्थापक खिर्ज खां। लोधी से हो जाएगा बहलोल लोधी, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। तो इस प्रकार से अब ये कहां से कब तक चलता है, डेट याद रखना, डेट है ये 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है और कुतुबुद्दीन ऐबक जब उत्तर भारत की गद्दी पर बैठते हैं, अर्थात दिल्ली की गद्दी पर संभालता है, तो वहां से गुलाम वंश की नींव रखता है, गुलाम वंश के स्थापना करता है। तो 1206 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत काल का शुरुआत होता है और अंत होता है 1526 ईस्वी में, क्योंकि 1526 वो तिथि है, वो डेट है जब पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। और ये एक प्रकार से निर्णायक युद्ध था। कैसा युद्ध था? निर्णायक युद्ध था। यहाँ से निर्णय लिया जाता था, मतलब यहाँ से निर्णय लिया गया कि जो दिल्ली सल्तनत काल है वही आगे बढ़ता रहेगा या यहाँ से एक नया काल शुरुआत होगा, एक नया डायनेस्टी का शुरुआत होगा। तो 1526 ईस्वी में यहाँ 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और ये एक प्रकार का निर्णायक युद्ध था। और यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था कि भाई दिल्ली सल्तनत काल का जो चल रहा है, जो अंतिम वंश है लोधी वंश, यहाँ लोधी वंश पतन हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो लोधी वंश का जो अंतिम शासक रहता है, अंतिम राजा रहता है इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच एक घमासान युद्ध होता है, एक निर्णायक युद्ध होता है 1526 में। पानीपत एक जगह का नाम है ना, एक जगह का नाम है। उसी जगह जैसे बक्सर का युद्ध, तो बक्सर के युद्ध प्रथम 1764 ईस्वी में। बक्सर कहाँ है? बिहार बिहार राज्य का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जिला बक्सर एक जिला। तो उसी जिला पर एक स्थान है, बक्सर का एक नाम है, जगह है, उसी स्थान पर एक युद्ध हुआ था, इसलिए उसका नाम रख दिया गया था बक्सर का युद्ध। उसी प्रकार पानीपत एक जगह का नाम है, उस जगह पर युद्ध हुआ था पानीपत का, हाँ, उस जगह पर युद्ध हुआ था, उसका नाम रख दिया गया पानीपत का युद्ध। इसी प्रकार तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर के साथ एक घमासान, एक निर्णायक युद्ध हुआ था जिसमें जीत हुई थी बाबर की, और इब्राहिम लोधी यहाँ पर परास्त हो गया था, पराजित हो गया, तो वहां पर उसको मारा गया था, मतलब युद्ध में मारा गया था। तो यहाँ तो लोधी वंश का समाप्त हो गया, क्योंकि अंतिम राजा, अंतिम शासक है। जब अंतिम राजा जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, पराजित हो जाएगी, तो क्या वंश आगे चल पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल यहाँ से कल्पना नहीं की जा सकती है। तो लोधी वंश यहीं पर पतन हो जाता है। कब? 1526 ईस्वी में लोधी वंश, जब ये अंतिम वंश है, अंतिम शासक यहाँ पर हार जाता है, इसका पतन हो जाता है, अर्थात दिल्ली सल्तनत का समाप्त हो जाता है 1526 ईस्वी में पानीपत युद्ध के बाद। और यहाँ से एक नया एक पीरियड शुरुआत होता है, यहाँ से एक नया साम्राज्य की स्थापना की जाती है, जिसे बोलते हैं मुगल साम्राज्य, मुगल काल बोलते हैं। और यहीं से मुगल साम्राज्य मतलब मुगल वंश की शुरुआत होती है। और किसके द्वारा नींव रखी जाती है? बाबर के द्वारा। इसीलिए आपसे प्रश्न पूछा आगे, बताओ मुगल वंश का संस्थापक कौन है, मुगल वंश के नींव रखने वाला व्यक्ति कौन है, या मुगल साम्राज्य किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो बाबर के द्वारा, क्योंकि उसी ने पानीपत का युद्ध जीता था और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को परास्त किया था, दिल्ली सल्तनत काल के यहाँ पर जो पतन किया था, है ना, हराया था इसको, इब्राहिम लोधी को हरा करके यहाँ से नींव रखी गई थी। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि बताओ मुगल वंश का संस्थापक कौन? बाबर। कब इसके नींव रखी गई थी? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना कर दी गई थी और यहाँ से शुरुआत हो गई थी मुगल साम्राज्य बाबर के द्वारा। अब देखो यहाँ पर बहमनी साम्राज्य है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मुगल साम्राज्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। मुगल साम्राज्य कह लो या मुगल वंश कह लो, मुगल डायनेस्टी कह लो। मुगल वंश मतलब एक वंश है, वो एक साम्राज्य है, उस वंश के अंदर एक साम्राज्य की स्थापना की जाएगी, एक एम्पायर की स्थापना की जाएगी, उसी को बोला गया मुगल साम्राज्य। तो बाबर के द्वारा रखा गया। अब लेकिन अब यहाँ पर आ रहा है बहमनी राज किया है, सोनर, ये सब चैप्टर क्या। अब इसको बारीकी समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बेहतरीन तरह यहाँ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आई थिंक ये सब समझ में आ गया कि हम इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या। देखो अभी मैं सिलेबस, अभी मैं अध्याय नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं सिलेबस बता रहा हूँ कि किस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। आई बात समझ में? देखो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं बाद में बताऊंगा। देखो समझने की कोशिश करना। तो मैं अभी बता रहा सिलेबस के बारे में। देखो मध्यकालीन इतिहास, देखो इतिहास को तो 3 अलग भागों में बांटा गया, उसमें मैं आगे बताऊंगा, है ना। अब इसको रहने दो अभी इसको। मध्यकालीन इतिहास जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, मैंने आपको बताया था ना, अरबों का आक्रमण होगा, अरब मुसलमानों का आक्रमण होगा, तो मोहम्मद बिन कासिम पहला आएगा। तो पहला इस्लामिक आक्रमण कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि अरबी मुसलमान था। अरब से आने वाला प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन था जो भारत पर आक्रमण किया था, 712 ईस्वी में आया था, वो मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा प्रथम ऐसा मुस्लिम शासक था, प्रथम ऐसा मुस्लिम व्यक्ति था जो भारत पर आक्रमण किया था, वो व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम। कब आया था? 712 ईस्वी में। तो मध्यकालीन इतिहास लगभग शुरुआत होता है। अब ऐसा नहीं बोल सकता कि एग्जैक्टली 712 ईस्वी में ये स्टार्ट हुआ था, लगभग बोल सकते हो। तो लगभग 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी में जब मुगल वंश का जब पतन हो जाता है, 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि मुगल वंश यहाँ से समाप्त हो गया।
मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो गया। तो हम कब से कब तक पढ़ेंगे? 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक पढ़ेंगे। तो 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक हम लोग इसका इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। अब देखो, मध्यकालीन इतिहास को दो अलग अलग भागों में बांटा गया। जिस प्रकार से इतिहास को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, उसी प्रकार से मध्यकालीन इतिहास को 2 अलग अलग भागों में बांटा गया। उत्तर भारत मध्यकालीन इतिहास, दक्षिण भारत मध्यकालीन इतिहास। इसका मतलब क्या है? देखो समझने की कोशिश करना। जिस प्रकार से ये भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा, दिल्ली यहाँ पर, सपोज दैट दिल्ली यहाँ पर है ना, तो ये हो गया उत्तर भारत और ये हो गया दक्षिण भारत। उससे उत्तर और द से दक्षिण, याद रखना। तो मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ का मध्यकालीन इतिहास? भारत का मध्यकालीन इतिहास। जब हम भारत का मध्यकालीन इतिहास पढ़ते तो 2 संदर्भ में पढ़ते, 2 अलग अलग भागों में पढ़ते, एक उत्तर भारत का मध्यकालीन इतिहास और एक दक्षिण भारत का मध्यकालीन इतिहास। इसी प्रकार से 2 अलग अलग भागों में बांटा गया। मध्यकालीन इतिहास को 2 अलग अलग भागों में बांटा गया, उत्तर भारत मध्यकालीन और एक दक्षिण भारत मध्यकालीन इतिहास। तो उत्तर भारत में हम क्या पढ़ेंगे? तो देखो, उत्तर भारत में पढ़ेंगे अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण। देखो, अरब आक्रमण कहाँ किया था? सिंध वाले इलाके में। और सिंध वाला अभी वर्तमान समय में सिंध कहाँ आता है? पाकिस्तान में आता है। तो सिंध वर्तमान समय पर पाकिस्तान में आता है, लेकिन आजादी से पहले जब मैं बात करूं 712 ईस्वी, उस समय सिंध तो भारत में ही था ना, अखंड भारत था। तो सिंध कहाँ है? उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में। और जब अरबी आक्रमण किया था, उसके बाद तुर्की आक्रमण किया था। तुर्क आक्रमण जो किया था 1206 ईस्वी के बाद मोहम्मद गजनवी के द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा, उसके बाद दिल्ली सल्तनत काल की जब शुरुआत कर दी गई, तो दिल्ली कहाँ? उत्तर में कि दक्षिण में? उत्तर में ही है ना। तो हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का इतिहास और दक्षिण भारत का इतिहास। तो अरब एवं तुर्कों का आक्रमण, तो तुर्क जो देखो, तुर्क जो मोहम्मद गजनवी थे या मोहम्मद गौरी थे और उसी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ये क्या कौन थे? अरबी मुसलमान थे या तुर्की मुसलमान थे? तो ये लोग तुर्की मुसलमान थे। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या इसके जितने भी गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे ना, यलदोज कुबाचा और ये बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी वो खिलजी है, वो व्यक्ति है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो ये लोग तुर्की मुसलमान थे। अरबी मुसलमान केवल एक ही व्यक्ति था, मोहम्मद बिन कासिम। जब बात किया जाए, अगर बताओ कि अरबी मुसलमान के बात अगर पूछा जाए आपसे कि बताओ कि वो कौन सा व्यक्ति था जो अरब से आने वाला व्यक्ति था, है ना, अरबी मुसलमान था जो भारत पर अटैक किया था, वो एक ही व्यक्ति था, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन जब तुर्क की बात किया जाता है, तुर्क मुसलमान की बात किया जाता है, तुर्क इस्लाम से आने वाले व्यक्ति की अगर बात किया जाए, तो वो हो जाएगा कौन? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी और उसके भी जितने भी गुलाम है। तो उत्तर भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास। तो अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण, तो अरब सिंध वाले इलाके में करते हैं और तुर्क जो लोग होते हैं, मोहम्मद गौरी हो गया या उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, वो दिल्ली पर आकर मतलब कि शासन करता है। तो ये हो गया उत्तर भारत का इतिहास। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत काल, GK TSL, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये दिल्ली पर मतलब शासन करते हैं। उसके बाद आता है मुगल काल। मुगल काल में देखो, मुगल काल का भी ट्रिक है, भाज सो, जैसे लिखते हो भाई, BHAI भाई, मतलब हेलो भाई, कहाँ हो भाई, तो आई की जगह जे लगा दो और अंत में लिख दो सो, यस सो, तो हो जाएगा भाज सो। इस प्रकार से आई की जगह जैसे भाई लिखते तो आई की जगह जे लगा दो तो हो जाएगा भाज, लास्ट में लिख दो सो, यस सो। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बाबर, जो मैंने अभी बताया था, पानीपत का प्रथम युद्ध जो जीता था 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा, और उसी ने मुगल वंश की स्थापना की थी, नींव रखी गई थी उसी के द्वारा। तो हो जाएगा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मुगल काल के या मुगल वंश के 5 बड़े बड़े शासक थे, सॉरी 4 2 6 बड़े बड़े शासक थे। हालांकि बहुत सारे शासक थे, लेकिन मुख्य रूप से अगर प्रमुख रूप से बात किया जाए, जिन्होंने गद्दी पर आकर के शासन करके, है ना, कुछ राजनीतिक व्यवस्था में कुछ अपना योगदान दिया था, मतलब उनके नाम से ये मतलब कह लो, समझने की कोशिश करो, ये प्रमुख व्यक्ति थे, प्रमुख शासक थे। हालांकि बहुत सारे शासक आएंगे, लेकिन मुगल काल के, मुगल वंश के ये 6 ऐसे शासक थे जो प्रमुख शासक माने जाते हैं। तो हो जाएगा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ट्रिक याद रखना, भाज सो, भाई लिखते हो ना तो आई की जगह जे लगा देना, हो जाएगा भाज सो। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब 1707 ईस्वी में, उसके बाद मुगल काल के पतन हो जाता है। तो ये पढ़ेंगे हम उत्तर भारत में, उत्तर भारत के इतिहास पढ़ेंगे। लेकिन जब देखते हैं दक्षिण भारत के इतिहास देखते हैं, तो 2 प्रमुख चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज साम्राज्य। अब विजयनगर साम्राज्य क्या, बहमनी राज साम्राज्य क्या, तो देखो ये दक्षिण भारत है, तो मतलब दक्षिण भारत में पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य क्या और बहमनी राज साम्राज्य की धारा। तो जैसे मैंने आपको बताऊं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, बहमनी राज साम्राज्य की स्थापना कब गई थी, तो मैं अभी बताऊंगा। इसके अलावा अन्य चैप्टर है, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। देखो, जब मुगल वंश का जब पतन होता है, तो जो छोटे छोटे राज्य होते हैं, जो छोटे छोटे प्रांत होते हैं, वो आपस में टूटना शुरू कर देते हैं और आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो उसी को पढ़ेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। उसके बाद पढ़ेंगे सूफी आंदोलन, पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। इससे देखो, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हो, इवन आप BPSC की तैयारी करते हो, तो इससे एक से दो क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो सूफी आंदोलन पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे मराठों का उत्कर्ष, है ना, मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे, मराठों का उत्कर्ष पढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सिलेबस रहने वाला है। लेकिन मैं अभी क्या पढ़ा रहा था,
देखो अब आया ना, स्वतंत्र प्रांतीय राज किया, सूफी आंदोलन किया, ये एक प्रकार से चैप्टर हो गया। लेकिन इसी चैप्टर को मैंने आपके क्या किया, मैप में एक नक्शे में सजा कर बताया कि देखो ये भारत का नक्शा है, सपोज दैट ये भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा। तो उत्तर भारत में हम क्या पढ़ लेंगे, तो इस्लामों का आक्रमण पढ़ लेंगे, अरब आक्रमण पढ़ लेंगे जो सिंध पर आक्रमण किया था, तुर्क इस्लामों का आक्रमण पढ़ लेंगे, तुर्क मुसलमानों का आक्रमण पढ़ लेंगे जो दिल्ली पर आक्रमण किया था, दिल्ली सल्तनत काल की जो स्थापना कर दी गई थी ना, दिल्ली वंश की, दिल्ली काल के यहाँ पर दिल्ली सल्तनत काल के यहाँ स्थापना की गई थी उत्तर भारत में। उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत काल के बाद पढ़ेंगे मुगल वंश, है ना, मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे, मुगल पीरियड पढ़ेंगे। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य। अब ये विजयनगर साम्राज्य आ गया तृतीय चैप्टर पे, बहमनी राज आ गया, हाँ पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया नक्शे में, ये हमेशा दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, दक्षिण भारत मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सिलेबस रहने वाला है। और इसको बेहतरीन तरीके से अगर डिजाइन करना है, समझने की कोशिश करना, तो इस प्रकार से लिख लेना कि मध्यकालीन इतिहास को दो अलग अलग भागों में बांटा गया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, दक्षिण भारत में ये पढ़ेंगे, और जो अन्य चैप्टर रह जाएंगे यहाँ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, एक छोटा सा प्रश्न उठता है कि इतिहास कहते किसे, है ना, क्या कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास क्या है। तो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, एक मिनट कलर में चेंज कर लूं, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ इतिहास किसे कहते हैं, संधि विच्छेद करो। तो इति मिस हो गया बीता हुआ, हास मिस हो गया कहानी, तो बीते हुए कहानी को इतिहास कहते हैं। क्या ये सही है? देखो एक बच्चे से, 4th स्टैंडर्ड के बच्चे से अगर प्रश्न पूछा है कि बताओ भाई, कि बताओ बाबू, कि बताओ इतिहास किसे कहते हैं, तो बीते हुए कहानी को इतिहास कहते हैं। और आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर लिया आपने, तो आप भी वही जवाब दे रहे हो कि बीते हुए कहानी को इतिहास कहते हैं। तो फिर आप में और बच्चे में क्या फर्क रह जाएगा। इसीलिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएट हो चुके हो या अंडर ग्रेजुएट हो, तो इतिहास की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, देखो मैं बताता हूँ। बीते हुए कहानी को इतिहास कहते हैं यदि, लिखो यहाँ पर, इतिहास किसे कहते हैं, बीते हुए कहानी को इतिहास कहते हैं, नो डाउट। इतिहास उसे ही कहते हैं जो बीत गई कहानी। लेकिन कौन सा इतिहास? कल मैं गया था मार्केट घूमने के लिए, वहां किसी के साथ मैंने लड़ाई झगड़ा कर लिया, लड़ाई झगड़ा मैंने उसे खूब पीटा, क्या वो इतिहास? क्योंकि वो भी तो कहानी बीत गया, वो तो कल के इतिहास था, है ना। कल मैं गया था घूमने के लिए, वहां पर बहुत मौज मस्ती किया, बहुत ही मतलब बहुत आनंद आया, क्या ये भी एक इतिहास है? जी नहीं। तो इतिहास किसे कहते हैं? तो किसी ने बच्चे ने बोला कि नहीं सर, महाराजाओं के बारे में इतिहास पढ़ते। तो भाई महाराजाओं के बारे में इतिहास पढ़ते, क्या सच बात है? क्या अंबेडकर साहब महाराजा थे? क्या गांधी जी महाराजा थे? क्या नेहरू जी महाराजा थे? जी नहीं। क्या भगत सिंह महाराजा थे? नहीं। तो उन्हें इतिहास में क्यों पढ़ा जाता है? सवाल उठना चाहिए कि इतिहास किसे कहते हैं, बीते हुए कहानी को। तो यहाँ पर तो डाउट क्लियर होगी, सभी बीते हुए कहानी इतिहास के संदर्भ में नहीं पढ़ा जा सकता, तो किसे पढ़ेंगे, महाराजाओं के बारे में? जी नहीं। क्या अंबेडकर साहब महाराजा थे? तो उन्हें भी इतिहास में तो पढ़ा जाता है। तो इतिहास किसे कहते हैं? असल मायने में इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए? तो बीते हुए कहानी को इतिहास कहते हैं। बीते हुए कहानी को इतिहास तो कहते हैं, बीते हुए कहानी को इतिहास कहते हैं, इतिहास कहते हैं, आगे लगा लेना, बीते हुए कहानी को इतिहास कहते हैं। यदि इस पर एक विशेष डालो, इस पर एक मतलब कि एक जोर डालो, यदि इस कहानी से निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष प्रभाव डाले। अब भाई पहलू क्या होता है? विशेष प्रभाव डाले। सभी को इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता, इतिहास केवल उसे पढ़ा जाता है जो निम्नलिखित पहलू पर विशेष प्रभाव डाले। अब वो क्या पहलू हो सकता है? देखो पहला नंबर राजनीति पर प्रभाव डाले, राजनीति पर प्रभाव डाले, प्रशासन पर प्रभाव डाले, प्रशासन पर प्रभाव डाले, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाले, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाले। इसके अलावा कह लो शासन प्रशासन हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया। इसके बाद धार्मिक क्षेत्र पर प्रभाव डाले। इसके बाद समाज पर प्रभाव डाले। देखो सबकी अलग अलग विचारधारा हो सकती है। देखो सभी लोग इतिहास पढ़ाते हैं, सभी लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। हो सकता है मैंने ये 5-6 पॉइंट मैंने बताया आपको, 2, 4, 5-6 पॉइंट बताया लगभग मैंने। तो बहुत सारे इतिहास जो टीचर है वो अलग अलग संदर्भ में पढ़ाएंगे, अलग अलग तरीकों से पढ़ाएंगे, सबका अपना विचारधारा हो सकता है। जैसे मैंने सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि देखो ये कहीं आपको किताब में मिलेगा नहीं, ये मैं अपने विचार मतलब अपने अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। तो सबके पढ़ाने का टेक्निक अलग अलग हो सकता है। जो इतिहास किसे कहते हैं, सबके डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं कि सबका डेफिनेशन, सभी टीचर का डेफिनेशन एक जैसा ही होगा। तो इसको समझने की कोशिश करना कि इतिहास किसे कहते हैं। बीते हुए कहानी को इतिहास कहते हैं, नो डाउट, ये 100% सत्य है। बीते हुए कहानी को इतिहास कहते हैं,
ये बात यहाँ पर बिल्कुल सत्य है, लेकिन किसे इतिहास करेंगे यदि इस कहानी से निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष प्रभाव डाले। अब क्या पहलू हो सकता है? राजनीति हो सकता है, प्रशासन हो सकता है, अर्थव्यवस्था हो सकता है, धार्मिक क्षेत्र हो सकता है, समाज हो सकता है। अब देखो ऐसे देखो, अब मैं आगे पढ़ाऊंगा, इतिहास पढ़ाऊंगा, मध्यकालीन इतिहास आगे पढ़ाऊंगा, बहुत सारे ऐसे शासक आएंगे जो निकम्मा रहेंगे। जैसे आराम सा, देखो आराम सा, नाम में ही आराम, वो व्यक्ति इतना आराम करता था, इतना निकम्मा व्यक्ति था, वो कुछ करता ही नहीं था। मतलब कि गद्दी पर बैठ गया, शासक बन गया, लेकिन कुछ करता ही नहीं था समाज के लिए, प्रजा के लिए कुछ करता ही नहीं था। मतलब आराम से गद्दी पर बैठ गया, उसको कोई मतलब नहीं, नाम ही था आराम सा, वो आराम करने वाला व्यक्ति था। और एक और मैं बताता हूँ, आप इल्तुतमिश की बेटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, रजिया सुल्तान। आपसे प्रश्न पूछा गया कि बताओ भारत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? वो रजिया सुल्तान थी, जो 4 वर्ष तक शासन की थी। लेकिन उसी का भाई था नसरुद्दीन फिरोज शाह, वो एक नंबर का बकलोल था। बकलोल मतलब समझते हो? मतलब एक नंबर का वो चौपट आदमी था। वो लोग उसके पास किसी प्रकार कोई नॉलेज नहीं था, शासन किस प्रकार से करना है, प्रशासन किस प्रकार संभालना है, एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से काम करते, कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो क्या जो उसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं होगा, क्या वो राजनीति अच्छे से कर पाएगा? क्या वो प्रशासन अच्छे से देखभाल कर पाएगा? क्या अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को बढ़ा पाएगा? जी नहीं। जब इसके पास नॉलेज ही नहीं है, समाज के लिए कुछ कर ही नहीं रहा, तो अर्थव्यवस्था कैसे, इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करेगा? क्या वो धार्मिक क्षेत्र में अपना कुछ योगदान दे पाएगा? जी नहीं। क्या समाज का कल्याण कर पाएगा? जी नहीं। समाज का विकास कर पाएगा? जी नहीं। जब इन तमाम पहलुओं को, जब वो कुछ किसी प्रकार से कुछ प्रभाव डाल ही नहीं रहा, विशेष प्रभाव डाल ही नहीं रहा, तो क्या उसे इतिहास में पढ़ा जाएगा? जी नहीं। इसीलिए मैं आगे मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊंगा, दिल्ली सल्तनत काल में ही पढ़ाऊंगा। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, और उसी का एक बेटा होता है नसरुद्दीन फिरोज शाह। वो एक प्रकार का निकम्मा और निकारा व्यक्ति माना जाता है। मतलब कि बहुत निकम्मा व्यक्ति होता है, बहुत बकलोल व्यक्ति था। मतलब किसी प्रकार का प्रशासन को कोई समझ नहीं था, तो उसे इतिहास के संदर्भ में पढ़ा नहीं जाता। मतलब कि बहुत सारा बुक देखोगे तो नसरुद्दीन फिरोज शाह के बारे में ज्यादा गहराई से आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसने अपना योगदान दिया ही नहीं। तो इतिहास में केवल उन्हीं शासकों को पढ़ा जाता है, उन्हीं व्यक्तियों को पढ़ा जाता है जो इन तमाम पहलुओं को विशेष प्रभाव डाले। समाज में विशेष प्रभाव डाले, अर्थव्यवस्था में विशेष प्रभाव डाले, धार्मिक क्षेत्र में विशेष प्रभाव डाले, राजनीति में प्रभाव डाले और प्रशासन में प्रभाव डाले। और राजनीतिक में मतलब के विकास करता है, अच्छे से शासन, मतलब अच्छे से राजनीतिक व्यवस्था को संचालन कर पाता है, प्रशासन अच्छे से संभाल पाता है, अच्छे से कर पाता है, अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को ग्रोथ कर पाता है, अर्थव्यवस्था संभाल पाता है, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाता है, इकोनॉमी को ग्रोथ करता है, धार्मिक क्षेत्र में अपना योगदान दे पाता है, समाज कल्याण करता है, समाज का विकास करता है। तब अगर ये तमाम पहलुओं का अपना योगदान देता है, तो उस व्यक्ति को, उस शासक को इतिहास के संदर्भ में पढ़ा जाता है। यही बात समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट क्लियर? तो बीते हुए कहानी को इतिहास कहते हैं। ये बच्चों की कहानी थी, लेकिन यदि इन कहानियों से निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष प्रभाव डाले तो क्या पहलू से, ये देख सकते हो। तो बताओ, अम्बेडकर साहब थे, क्या उन्होंने राजनीति पर प्रभाव नहीं डाला? अरे उन्होंने तो संविधान लिख दिया, प्रशासन संविधान में लिखा, उसमें किस प्रकार से शासन किस प्रकार से काम करेगी, सरकार किस प्रकार से काम करेगी, शासन व्यवस्था किस प्रकार से काम करेगी, प्रशासन किस प्रकार से काम करेगा, तो संविधान में तो वर्णन है। तो अम्बेडकर साहब इन दोनों में योगदान दिया। साथ ही साथ वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे। वो मतलब उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स उन्होंने किया था, तो इकोनॉमी में उन्होंने, अपना अर्थव्यवस्था में उन्होंने योगदान दिया। लेकिन समाज में उन्होंने किस प्रकार से, जो दलित समाज के व्यक्ति थे, किस प्रकार से उनका उत्थान किया, किस प्रकार से आगे उन्हें बढ़ाया, तो समाज कल्याण में उन्होंने किया। तो इसीलिए अम्बेडकर साहब को इतिहास के संदर्भ में पढ़ा जाता है। अब जरा दिमाग थोड़ा सा घुमाते हैं, गांधी जी को पकड़ते हैं। क्या गांधी जी का राजनीति में योगदान नहीं है? अरे राजनीति का जन्मदाता, मतलब कि बोला जाता है कि उन्होंने राजनीति किस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की, किस प्रकार से, मतलब उनको अंग्रेजों के द्वारा उनके पास, देखो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको सुनाता हूँ कि महात्मा गांधी जी के बाद उनके पास एक फर्स्ट एसी क्लास का उनके पास टिकट था, वो ट्रेन पर चढ़ गए, लेकिन अंग्रेजों ने धक्का मारकर उन्होंने निकाल दिया। तो उनके मन में एक कल्पना, एक विचार आया कि तूने मुझे ट्रेन से निकाला, मैं तुम्हें अपने कंट्री से मैं बाहर निकालूंगा। यह प्रकार से विचारधारा थी। तो उन्होंने किस प्रकार से इस विचारधारा को सुचारू रूप से, मतलब कि इम्प्लीमेंट किया, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, और किस प्रकार से उन्होंने आंदोलन किया। तो आंदोलन उन्होंने जब से उन्होंने किया, जैसे आप पढ़ोगे 1885 ईस्वी में आपको आंदोलन का, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ोगे, तो वहीं से आपको गांधी जी का आपको समझ में आएगा। तो उन्होंने राजनीति में योगदान दिया, प्रशासन में तो योगदान दिया ही दिया, साथ ही साथ अपने समाज में भी योगदान दिया। तो इन तमाम प्रकार के जो आप पढ़ते हो, इतिहास में पढ़ते हो, तो तमाम शासकों के बारे में पढ़ते हो, तमाम व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हो, तो इन तमाम पहलुओं पर उन्होंने विशेष प्रभाव डाला है। इसीलिए आप उन्हें इतिहास के संदर्भ में पढ़ते हो। ऐसा नहीं कि वो एक महाराजा थे इसलिए हम इतिहास में पढ़ते, वो एक बड़े व्यक्ति थे, एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, राजा व्यक्ति थे, इसलिए हम इतिहास में पढ़ते। जी नहीं, आज से ये कल्पना निकालो, इतिहास हम क्यों पढ़ते? क्योंकि इतिहास हम बीते हुए कहानी को पढ़ते हैं, लेकिन उस कहानी से इन तमाम पहलुओं पर विशेष प्रभाव डालता है, इसलिए हम उसे इतिहास में पढ़ते हैं। आई बात समझिए? अब प्रश्न उठता है, तो इतिहास किसे कहते हैं समझ में आ गया, इतिहास क्या ये भी हमें समझ में आ गया। अब इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तो ये सबको पता है, 3 भागों में बांटे गए, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि हम 3 भागों में क्यों बांटे? मैं बोलूंगा कि नहीं, मैं इसको 75 भागों में बांटूंगा,
मैं इसको 150 भागों में बांटूंगा या मैं इसको 10 भागों में बांटूंगा। किस आधार पर आपने बोल दिया कि हमें इतिहास को 3 अलग अलग भागों में बांटना है? कोई आधार तो पैमाना होगा ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको मिल्क देता हूँ या पानी देता हूँ, तुरंत आप उसको लीटर में मापोगे। मैं आपको वेजिटेबल दूंगा, सब्जी दूंगा, तो आप क्या किसमें मापोगे? तुरंत उसको नापोगे, तोलोगे, भाई ये केजी में, ये टमाटर है, ये बैगन है, ये 2 मतलब कि ये 10 केजी है, ये 5 केजी है, तुरंत हम नापना शुरू कर दोगे। तो जैसे आप मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि इतिहास के 3 अलग अलग भागों में बांटा है, तो क्या पैमाना है, किस आधार पर 3 अलग अलग भागों में बांट दिया है? समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है? जिस प्रकार से मैं आपको वेजिटेबल देता हूँ, सब्जी देता हूँ कि बताओ इसका वजन क्या हुआ, तो तुरंत आप केजी में नापते हो कि भैया ये जो वेजिटेबल जो सब्जी है 2 किलो है, ये 5 किलो है। तो इतिहास को 3 अलग अलग भागों में बांटा, ये आपको पता है, लेकिन किस आधार पर, किस पैमाने पर आपने 3 अलग अलग भागों में बांटा है? तो उसी को समझते हैं कि इतिहास के खंडन, ये इतिहास का विभाजन किस आधार पर किया गया है, तो समझने की कोशिश करना। तो देखो कहां गया ये, हाँ इधर है, चलो इसी को ले लेते हैं। इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन मतलब विभाजन में किस प्रकार से बांटा गया? इतिहास, इतिहास, इतिहास का प्रकार लिखो, विभाजन लिख लो। ये प्रकार ब्रैकेट में लिख लो, प्रकार। तो भैया ये सबको पता है, सबको पता है। एक हो गया एशियंट हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री, एक हो गया मेडाइवल हिस्ट्री, एमडी से समझ लेना मेडाइवल हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, एक हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, एक हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये सबको पता है, लेकिन किस आधार पर आपने बांट दिया कि 3 अलग अलग भागों में बांटा गया? मैं तो बोलूंगा ये तो 5 अलग अलग, हम तो इतिहास को 5 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, 10 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो कोई विचार तो होगा ना, कोई थ्योरी तो होगा ना, कोई पैमाना, कोई आधार तो होगा ना। जी हाँ, पैमाना आधार है। तो हमने किस आधार पर, तो देखो इतिहासों का इतिहास का विभाजन लिखो, यहां पर नोट करके लिख लेना, नोट करके। देखो यहाँ कॉन्सेप्ट में मेथड, ये नहीं मैं रट्टा नहीं मरवा रहा कि इतिहास को 3 भागों, देखो इतिहास को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये 3 अलग अलग भागों में बांटा गया। ऐसा नहीं है, इतिहास को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया, लेकिन किस आधार पर, किस पैमाने पर? तो देखो इतिहास का विभाजन घटनाओं के, देखो बहुत सारी घटना घटती रहती है, तो आज ये घटना घटी, कल वो घटना घटी, तो इसी घटनाओं के आधार पर इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन घटनाओं के विशेषताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर इतिहास का विभाजन घटनाओं के विशेषताओं के आधार पर किया जाता है, किया जाता है। इसमें सामाजिक एवं सामाजिक एवं राजनीतिक, इसमें कॉमा लगा लेना, सामाजिक एवं हटा लेना, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से मुख्य भूमिका होती है, आर्थिक रूप से मुख्य भूमिका होती है, होती है। तो भैया मैंने क्या बताया, इतिहास के 3 अलग अलग भागों में बांटा है, लेकिन किस आधार पर? तो आप इसको जवाब देना कि इतिहास के 3 अलग अलग भागों में बांटा गया, लेकिन किस आधार पर? तो इतिहास का विभाजन घटनाओं की विशेषताओं के आधार पर, जो घटना घटता है तो उस घटना की क्या विशेषता है, तो घटनाओं की विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। तो इतिहास का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है? घटनाओं की विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। इसमें सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से मुख्य भूमिका होती है। अब देखो कैसे, किस प्रकार से भूमिका होती है। अब देखो जो भी घटना घट रहा है, कल मैं गया था मार्केट में, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, उसको मैंने हरा दिया, तो क्या ये उस घटना से, वो भी तो कहानी बीत गया, तो वो कहानी बीत गया, क्या उससे समाज में कोई परिवर्तन आया? जी नहीं। क्या उससे उस लड़ाई झगड़े से क्या राजनीति में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन आया? जी नहीं। क्या उससे कोई आर्थिक परिवर्तन आया? क्या आर्थिक रूप से कोई बदलाव हुआ, देखने को मिला? जी नहीं, कोई आर्थिक रूप से बदलाव देखने को नहीं मिला। तो वो इतिहास के संदर्भ में नहीं पढ़ा जाएगा, या इतिहास के बंटवारा मतलब कि इतिहास के विभाजन उसको संदर्भ में नहीं रखा जाएगा। इसीलिए इतिहास का विभाजन
घटनाओं की विशेषताओं के आधार पर, घटना की विशेषता के आधार पर, लेकिन वो घटना कौन सी हो सकती है, उस घटना में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, है ना, उसकी भूमिका होनी चाहिए, और सामाजिक की भूमिका होनी चाहिए, राजनीतिक रूप से भूमिका होनी चाहिए और आर्थिक रूप से मुख्य भूमिका होनी चाहिए। अगर ये भूमिका नजर आती है तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि देखो ये है इतिहास का विभाजन, ये इतिहास का बंटवारा। तो हम लोगों ने बंटवारा किया, इतिहास का विभाजन किया, इतिहास का खंडन किया, प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में, मॉडर्न और आधुनिक इतिहास में। तो भैया प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और बात आती है आधुनिक इतिहास। तो हमने अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना कि इतिहास का विभाजन कैसे किया जाता है। तो इतिहास का विभाजन घटनाओं की विशेषताओं के आधार पर किया जाता है, जो जो घटना घट रही है उसके विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। लेकिन जो विशेषता है, जो घटना है, उस घटना से समाज में असर आना चाहिए, मतलब समाज में प्रभाव डालना चाहिए, सकारात्मक प्रभाव दिखना चाहिए, राजनीतिक रूप से सकारात्मक प्रभाव दिखना चाहिए और आर्थिक रूप से भी सकारात्मक प्रभाव दिखना चाहिए। इसीलिए लिखा मैंने यहाँ पे, इसमें सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से मुख्य भूमिका होती है। और जैसे ये मुख्य भूमिका होती है तो इस घटना को विशेषताओं के आधार पर इतिहास का विभाजन कर दिया जाता है, इतिहास का खंडन कर दिया जाता है। और जैसे हम लोगों ने देखा कि भैया हम लोगों ने इस थ्योरी के, इस विचार की मदद से हम लोगों ने इतिहास के 3 अलग अलग भागों में बांट दिया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हमने इसे प्राचीन इतिहास क्यों कहा, इसे मध्यकालीन इतिहास क्यों कहा और इसे आधुनिक इतिहास क्यों कहा। हमने तो बंटवारा कर दिया, लेकिन हम ये कैसे निर्णय लेंगे कि ये प्राचीन इतिहास है, ये मध्यकालीन इतिहास है और ये है आधुनिक इतिहास। जिस प्रकार से प्राचीन इतिहास पढ़ोगे तो ईसा पूर्व से पढ़ोगे, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, इंग्लिश में बोला जाता है बीसी, बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट, बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट, है ना, ईसा पूर्व, एडी बोले तो एनो डोमिनी बोले, हिंदी बोले तो ईसवी। तो हम लोग पढ़ेंगे बिफोर क्राइस्ट, तो एशियन हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि यहाँ कोई एग्जैक्ट डेट प्राचीन इतिहास में आप नहीं बता सकते। लेकिन एडी बोले तो कितने ईस्वी तक हम पढ़ेंगे, तो 712 ईस्वी तक, लगभग 712 ईस्वी तक हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है 712 ईस्वी, जो अरब इस्लामिक आक्रमण होता है। तो 712 ईस्वी से लेकर के हम लोग कहाँ तक पढ़ने वाले हैं, 1707 कह लो या 1757 कह लो, 1707 से लेकर के 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास। और मॉडर्न हिस्ट्री, हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री 1857 की क्रांति हुई थी, वहां से हालांकि मुख्य रूप से पढ़ा जाता है, लेकिन हम फिर भी हम यहाँ से पढ़ेंगे यूरोपियन का आगमन। तो यूरोपियन का आगमन 15वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था। तो यूरोपियन से आने वाले, अर्थात यूरोप कंट्री से आने वाले, यूरोप महाद्वीप से आने वाले पहला कंट्री कौन था, तो पुर्तगाल था। पुर्तगाल से आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कब भारत आया था, 1498 ईस्वी में। तो 1498 ईस्वी से, तो मैंने क्या बोलते 1498 को मैंने मान लिया 15वीं शताब्दी। तो 1498 ईस्वी से लेकर के 1947 तक भारत की आजादी तक हम मध्यकालीन आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। भारत की आजादी तक मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे और आजादी के बाद संविधान को लागू तक हम लोग संविधान मतलब पॉलिटी के परिवेश में पढ़ेंगे, पॉलिटी के संदर्भ में पढ़ेंगे। किस प्रकार संविधान सभा का निर्माण हुआ, किस प्रकार संविधान सभा का मांग हुआ और संविधान सभा के मांग से लेकर के संविधान को लागू किया गया था। अर्थात 1946 से लेकर के कह लो आजादी से लेकर के 1950 ईस्वी तक जब संविधान को लागू किया गया तो उसे हम पढ़ेंगे पॉलिटी में। इतिहास में केवल हम आजादी तक पढ़ेंगे, भारत की आजादी तक पढ़ेंगे 1947 तक। तो यहां तक समझ में आ गया। तो हम लोग इतिहास का विभाजन कर दिए, किस आधार पर किया, तो भैया जो कहानी, जो घटना घटती है इसी घटनाओं के विशेषताओं के आधार पर किया जाता है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से विशेष मुख्य भूमिका होती है ना, विशेष रूप से मुख्य भूमिका निभाती है। कौन कौन सी, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक। अगर ये विशेष रूप से प्रभाव डाले तो इस घटना के आधार मान करके, है ना, इस घटना के आधार मान करके हम इतिहास को 3 अलग अलग भागों में बांटे हैं, है ना। कौन कौन सा, एशियन हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। तो हालांकि जिस दिन में ये आधुनिक इतिहास पढ़ाऊंगा तो आधुनिक इतिहास के बारे में चर्चा करूंगा, जिस दिन मैं प्राचीन इतिहास पढ़ाऊंगा उस दिन मैं प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा करूंगा। तभी हम लोग क्या सिलेबस है, क्या पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्यकालीन इतिहास। तो ये सब आपको समझ में आ गया, सिलेबस के बारे में आपको बता दिया। अब प्रश्न उठता है कि मध्यकालीन इतिहास क्या है, किसे कहेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर उठना चाहिए कि मध्यकालीन इतिहास क्या है, किसे कहते हैं। तो देखो एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे प्रश्न उठा था ना कि इतिहास के 3 अलग अलग भागों में बांटे गए, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो लेकिन किस आधार पर हम लोग कहा कि ये जो समय पीरियड है, ये जो 712 ईस्वी से लेकर के 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक, ये हमने कह दिया कि भैया ये जो समय पीरियड है, ये टाइम पीरियड है, ये मध्यकालीन इतिहास है।
और वहीं जब हमने देखा था यूरोपियन का आगमन 1498 ईस्वी में 15वीं शताब्दी से लेकर के 1947 तक भारत की आजादी तक, ये है मध्यकालीन इतिहास। और इसके पहले पहले 712 मतलब कि 712 ईस्वी से पहले पहले 712 ईस्वी से पहले पहले ये हमने मान लिया कि ये प्राचीन इतिहास है और ये मध्यकालीन इतिहास है और ये आधुनिक इतिहास है। तो ये हमने आधार बनाया, लेकिन किस आधार पर हम लोगों ने बोला कि जो ये है मध्यकालीन इतिहास है? हम इसे तो आधुनिक ही तो बोल सकते थे ना, ये आधुनिक है ये प्राचीन है, तो ऐसे भी तो बोल सकते थे ना। तो यहाँ पर प्रश्न उठना चाहिए कि मध्यकालीन इतिहास क्या, प्राचीन इतिहास क्या और आधुनिक इतिहास क्या। तो एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करना। देखिए जिस प्रकार से ये ग्राफ है, देखो थोड़ा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होकर समझने की कोशिश करना। और बस ये 2 मिनट के लेक्चर है, उसके बाद में आके अपना सिलेबस स्टार्ट करूंगा। देखो ये ग्राफ है, यहाँ से मानव का विकास हुआ, मानव का विकास हुआ, यहाँ लिख लो आदि मानव का, आदि मानव का विकास हुआ। मतलब किस प्रकार से मानव जाति का विकास हुआ, किस प्रकार से मानव चलना सीखा, है ना, अग्नि का आविष्कार करना सीखा, आग जलाना सीखा, किस प्रकार से पहिए का आविष्कार सीखा, मतलब पहिया बनाना शुरू किया। तो यहीं से आदि मानव से, है ना, मानवों का विकास होना शुरू हुआ। तो एक पॉइंट मान लेते, एक शून्य काल मान लेते, ये इसको हम शून्य काल मान लेते। क्या मान लेते? शून्य काल। शून्य काल मतलब यहाँ से मानव जाति का, मानव श्रेणी का विकास हो रहा है, तो यहाँ शून्य काल है। अब धीरे 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 आदि मानव विकास करते जा रहे हैं, पहिए का आविष्कार करते जा रहे हैं। पहले अग्नि का आविष्कार किया, फिर उन्होंने भोजन का तलाश करना शुरू किया, भोजन को पका के, पहले से भोजन को कच्चे मांस को कच्चे खाते थे ना, पका कर नहीं खाते थे। तो आविष्कार अग्नि का आविष्कार किया, फिर भोजन को पका कर खाने लगे, फिर पहिया का आविष्कार करने लगे। तो इस प्रकार तमाम प्रकार के औजार बनाना सीखे। तो यहाँ से धीरे 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 मानव का विकास हो रहा था। तो ये ग्राफ है ना, मानव श्रेणी का, मानव जाति का विकास हो रहा था। ये ग्राफ धीरे 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 ऊपर हो रहा था और एक समय ऐसा आया, ये पीक लेवल पर पहुंच गया, मतलब उच्च लेवल पर पहुंच गया। और यहीं से यहाँ से एक शुरुआत होता है सामंतवाद। सामंतवाद, अब ये सामंतवाद क्या है इसको मैं समझाऊंगा। अब देखो, अब मानव श्रेणी विकास करते करते ऐसे समय पर आ चुका है। अब यहाँ से एक नया, हालांकि मैं थोड़ा ज्यादा में गहराई में जाऊंगा नहीं, हल्का समय बताऊंगा। तो मानव एक ऐसा लेवल पहुंच चुका है, एक ऐसा जगह पहुंच चुका है। अब यहाँ से एक नया विचारधारा का शुरुआत होता है, एक नया विचारधारा का जन्म होता है, जिसे बोलते हैं सामंतवाद। अब ये सामंतवाद क्या? देखो पहले समझो सामंत क्या, पहले समझो सामंत क्या है। सामंत क्या है? देखो ये एक बड़ा राजा है, ये एक बड़ा राजा है और एक छोटा व्यक्ति है। एक प्रजा रख लो, प्रजा प्रजा प्रजा, ये प्रजा है, प्रजा है इतना और राजा है इतना बड़ा, राजा है इतना बड़ा। और सामंत क्या? सामंत को समझने की कोशिश करना। सामंत क्या? देखो अब देखो, राजा क्या करता है, प्रजा के पास रहने के लिए कोई जमीन नहीं है ना, खेती करने के लिए कोई जमीन नहीं है। तो राजा ने क्या किया, एक छोटी सा टुकड़ा छोटा सा टुकड़ा, एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा, भैया ये जो छोटा सा टुकड़ा है, प्रजा का नाम एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम रख लेते हैं एक्स, एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, और एक वाई नाम का कोई व्यक्ति है, और एक जेड नाम का कोई व्यक्ति है। तो राजा ने क्या किया, एक छोटा सा जमीन है, ये छोटा सा जमीन इस एक्स नाम के व्यक्ति को अलॉट कर दिया जाए, और ये जो छोटा सा जमीन है ये वाई नाम को अलॉट कर दिया जाए, और ये छोटा सा जमीन है ये जेड नाम को अलॉट कर दिया जाए। इस प्रकार से राजा ने क्या किया, जितने भी वहां प्रजा, जितने भी व्यक्ति है, तो सभी लोगों के पास छोटे छोटे टुकड़े में जमीन को छोटे टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया, है ना, जमीन को बांटना शुरू कर दिया। और एक ऐसा समय आता है राजा के पास वो जमीन है, जमीन का अकाल पड़ जाता है, मतलब बहुत कम जमीन बचता है। अब ये राजा केवल कहने के लिए राजा है, अब मतलब वास्तविक रूप से कोई राजा रहा नहीं। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसने अधिकांश छोटे छोटे टुकड़े, अधिकांश भाग इन्होंने क्या किया, दान में दे दिया, या मतलब दान कर दिया, या दूसरे लोगों को दे दिया, प्रजा में दे दिया। अब ये राजा के पास कोई जमीन नहीं रहा। अब यहाँ पर एक जब मैंने बताया कि सामंत कैसे कहते, तो राजा छोटे से जमीन को दूसरे व्यक्ति को जब देता है, तो जो जमीन दे रहा है वो सामंत हो गया, जो जमीन दे रहा है वो सामंत हो गया। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया को जो राजा ने छोटे से जमीन को उस प्रजा को दिया, उस व्यक्ति को दिया, तो उसे हम बोलते हैं सामंतवाद। उसे हम क्या, उस विचारधारा को हम क्या कहते हैं, सामंतवाद। सामंतवाद, सामंतवाद। जैसे ईमानदार है, ईमानदार किसे कहते हैं, जो लोग मतलब किसी दूसरे के बारे में कोई बुरा भरा नहीं कहते, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते, उसे इस थ्योरी कहते हैं ईमानदार। ईमानदारी किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति उसको उस थ्योरी को अपनाता है, उस विचारधारा को अपनाता है, तो हम उसे बोलते हैं कि देखो ये व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति है, हाँ इसने ईमानदारी अपनाई है। तो एक हो गया सामंत, एक हो गया सामंतवाद, एक हो गया सामंतवाद। सामंतवाद, तो सामंत का मतलब होता है कि राजा छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे लोग मतलब कि किसी खास व्यक्ति को, किसी व्यक्तिगत रूप से वो दान करना। तो राजा क्या करता है, छोटे छोटे जमीन को एक दूसरे व्यक्ति को देता है, एक्स नाम का व्यक्ति को दिया, वाई नाम का व्यक्ति को दिया, जेड नाम का व्यक्ति दिया। तो जो जमीन दे रहा है ना, उस जमीन को हम क्या कहेंगे, सामंत कहेंगे, जमीन को बोलेंगे सामंत। लेकिन जो दे रहा है,
इस पूरे प्रक्रिया को एक राजा ने छोटे जमीन को किसी व्यक्ति को दिया, इस पूरे प्रक्रिया को कहते हैं सामंतवाद। ये एक प्रकार का विचारधारा है, थ्योरी है। सामंतवाद किसे कहते हैं? तो सामंतवाद कोई एक राजा होता है ना, एक राजा होता है, राजा अपनी साम्राज्य का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा भूमि अपनी प्रजा को देता है, छोटे छोटे राजाओं को देता है। राजा कह लो या प्रजा कह लो, हालांकि अभी ये तो प्रजा, अभी एक साधारण सा व्यक्ति है, लेकिन जैसे इसको जमीन मिल जाएगा, छोटा सा टुकड़ा मिल जाएगा, तो ये छोटा राजा कहलाएगा। तो ये राजा, अब राजा के पास तो साम्राज्य तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही छोटे छोटे जमीन को जब दान करना शुरू कर देगा, छोटे छोटे राजाओं में बांटना शुरू कर देगा, एक ऐसा समय आता है तो इसके पास जो राजा है, इसका साम्राज्य छोटा होते जाता है। क्योंकि देखो, आज मेरे पास 10 रुपया है, मैं छोटे छोटे बच्चों को मैं बांटूंगा, छह अलग अलग छोटे छोटे बच्चों को बांटूंगा, तो 6 अलग अलग छोटे छोटे बच्चों को मैं 1 रुपया मैंने जैसे मैंने बांटा, तो मेरे पास कितने रुपए बचे? 4 रुपए बचे। 10 रुपए थे, 6 लोगों को मैंने 1 रुपये बांट दिए, तो मेरे पास कितने बचे? 4 रुपए। तो मेरा साम्राज्य धीरे धीरे छोटा होता गया। उसी प्रकार से राजा के पास बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत ज्यादा जमीन था, लेकिन अपने जमीन का, अपने साम्राज्य का छोटे छोटे टुकड़े में छोटे छोटे राजाओं को बांटना शुरू कर दिया। और एक ऐसा समय आता है इसके पास साम्राज्य का, मतलब साम्राज्य छोटा होने लगता है। अब यहीं से शुरू होता है, एक समस्या यही देखने को मिलता है। अब ये तो राजा, देखो इतना बड़ा राजा था, इतना बड़ा इसके पास साम्राज्य था, अब इसके पास केवल इतना रह गया, केवल इतना साम्राज्य रह गया, इतना ही जमीन रह गया था। पहले पास इसके पास पहले इतना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन जैसे ही सामंत दिया मतलब छोटा छोटा भूमि दिया, छोटा छोटा टुकड़ा दिया, छोटे छोटे राजाओं को छोटा छोटा टुकड़ा दिया। अब जैसे टुकड़ा जिसने जब दान किया, एक ऐसा समय आता है इसका साम्राज्य छोटा हो जाता है। देखो इतना से इतना हो गया, छोटा हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है? अब तो ये राजा केवल कहने के लिए राजा है, वास्तविक रूप में राजा नहीं रहा, क्योंकि उसके पास साम्राज्य नहीं है, मतलब रुपया ही नहीं है, आर्थिक रूप से वो मतलब कमजोर हो चुका है। अब ये छोटे छोटे जो राजा बने थे, अब ये लोग आंदोलन करना शुरू कर दिए, आलोचना करना शुरू कर दिए कि भैया हम ही राजा, हम ही यहाँ के शासक है। अब भैया ये शासक बन गया, ये भी कह रहे नहीं तुम नहीं हम शासक है, ये बोला तुम नहीं हम शासक है। अब ये सामंत जो सामंत थे, है ना, जिनको जमीन मिली थी, छोटे छोटे टुकड़े में जो भूमि मिला था, और ये छोटे छोटे राजा ये आपस में क्या करने लगे? अब मतलब विवाद करना शुरू कर दिए, राजा की आलोचना करना शुरू कर दिए, मतलब इनके खिलाफ बुराई करना शुरू कर दिए। अब जो मुख्य राजा जिन्होंने अपनी जमीन दी थी, अपने साम्राज्य का छोटा टुकड़ा दिया था, अब उसको वैल्यू नहीं, अब उसकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि इसने तो अपना साम्राज्य तो दान कर दिया, अब इसके पास तो कोई भूमि रही नहीं। तो अब इसकी आलोचना करना शुरू कर देते, इसकी बुराई भलाई करना शुरू कर देते, भैया देखो राजा ऐसा है वैसा है। हालांकि इसके पहले हिम्मत नहीं होती थी कि राजा के खिलाफ कुछ 2-4 बात बोल सके, लेकिन जैसे इन्होंने सामंत दिया, अपना जमीन का टुकड़ा दिया, तो ये राजा छोटा हो गया, साम्राज्य इनका छोटा हो गया। अब ये छोटे छोटे राजा आपस में लड़ने लगे, उलझने लग गए। अब यहीं से आता है, यहाँ से पतन होने की शुरुआत करता है। अब देखो घर में 5 लोग हैं, कोई एक हेड है। अब इस एक हेड ने क्या किया कि भैया हम हेड है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये सारी शक्तियां सब में बराबर बांट दी कि भैया तुम ही हेड हो। जैसे 5 ABCD 5 लोग हैं, और 5 लोग का एक सर्वश्रेष्ठ ए है ना, ए हेड है, उस मेंबर का, उस फैमिली का ए हेड है। लेकिन इसने एक कानून बनाया, एक नियम बनाया कि भैया सभी व्यक्ति अपने आप में एक शक्तिशाली हो, सभी पास नियम है, सभी लोग अपना नियम बना सकते हैं। क्या वो घर अच्छे से चल पाएगा? जी नहीं। घर अच्छे चलाने के लिए किसी एक मेंबर को हेड होना चाहिए ना। तो यहाँ पर साम्राज्य चलाने के लिए कोई एक बड़ा राजा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या, एक बड़ा राजा का साम्राज्य छोटा हो गया। अब ये राजा केवल कहने के लिए राजा था, वास्तविक में इसके पास शक्तियां रही नहीं, है ना, क्योंकि इसने छोटा छोटा सामान छोटे छोटे राजाओं में बांट दिया। अब यहाँ पर क्या समस्या हो गई? छोटे छोटे राजा आपस में उलझने लगे, किस बात पर कि भैया हम राजा है, हमारी साम्राज्य बड़ा होना चाहिए, हमारे साम्राज्य। अब ये एक दूसरे पर हड़पना शुरू कर दिए, लड़ाई झगड़ा शुरू कर कि हम इसको हराएंगे, इसे युद्ध करेंगे, और इसका जमीन है हड़प करके अपने में शामिल कर लेंगे, तो हमारा साम्राज्य बड़ा हो जाएगा और हम इस इलाके के, इस क्षेत्र के राजा बन जाएंगे। इसी को बोला गया सामंतवाद। और इस सामंतवाद से समाज का पतन होना शुरू कर दिया, क्योंकि आपस में लड़ रहे ना। जब बड़ा राजा था, जब बड़ा साम्राज्य था, तो आपस में सभी लोग मिलजुल के रह रहे थे। छोटे छोटे प्रजा थे, छोटे छोटे व्यक्ति थे, सब आपस में मिलजुल के रह रहे थे, और सभी को रेगुलेट, सभी को मतलब कि शासन प्रशासन कौन कर रहा था? राजा कर रहा था। प्रशासन व्यवस्था किसके हाथ में थी? शासन व्यवस्था किसके हाथ में थी? राजा के हाथ में थी। जब राजा ही छोटा हो गया, उसका साम्राज्य ही छोटा हो गया, उसके पास कोई शक्ति नहीं रही, तो आपस में सभी लोग लड़ने लग गए, और सभी लोग लड़ने लगे। यही से हो गया उनका मूल्यों का पतन होना शुरू हो गया, है ना, व्यक्तियों का पतन होना शुरू हो गया। और यहीं से ग्राफ है ना, जो ग्राफ है सामंतवाद के बाद ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो गया। क्यों होना शुरू हो गया? समझ में आ रहा है ना कहानी, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पर आपस में सभी लोग लड़ने लगे, झगड़ने लगे कि कौन बड़ा होना चाहिए, कौन राजा होगा, इस क्षेत्र में कौन राजा होगा। तो एक ऐसा समय था, शून्यकाल था, जहाँ आदि मानव धीरे धीरे विकास कर रहे थे, और एक ऐसा समय आता सामंतवाद, एक नई विचारधारा के उत्पन्न होते, एक नए विचारधारा का शुरुआत होता है, जिसे हम बोलते हैं सामंतवाद। सामंतवाद क्या होता है? जो मुख्य राजा होता है, जो बड़ा राजा होता है, अपने क्षेत्र का, अपने साम्राज्य का छोटा भूमि अपने छोटे छोटे राज्यों को सौंपता है। और जैसे ही अपने साम्राज्य का छोटा भूमि जब सौंप रहा था, तो एक ऐसा समय आता है जो इसका साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य था, छोटा साम्राज्य हो जाता है। और सभी जो छोटे छोटे जो साम्राज्य जिन्हें सौंपा गया था, जो छोटे छोटे राजा थे, वो आपस में संघर्ष करना, आपस में युद्ध करना शुरू कर देता है, और यहीं से उनका
उनका पतन होना शुरू होता है। और एक ऐसा समय रहता है इनका जो पतन है ना पूरा निचले अवस्था में, मतलब पूरे नीचे ग्राफ आ जाता है, पूरे तरीके से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर एक तरीके से पतन होना शुरू हो जाता है। और इसी काल में मतलब कि देखने को मिलता है यहाँ पर सामाजिक मूल्यों का पतन होता है। मैं आपको बताता हूँ किन किन मूल्यों का पतन होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ग्राफ होता है, जैसे नीचे ग्राफ गिरता है, देखो इस प्रकार से, एक यहाँ था शून्यकाल, आदि मानव ने विकास किया, और यहाँ सामंतवाद आया, सामंतवाद के बाद धीरे 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 ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो गया, और ग्राफ गिरा तो यहाँ पर क्या होता है, पतन होता है। तो पतन कितने चीजों को होता है इसको समझना। तो पहला पतन होता है राजनीतिक रूप से, राजनीतिक तौर से, राजनीतिक, क्योंकि यहाँ पर कोई एक शासक नहीं है ना, बहुत हजारों, मतलब हजारों तो नहीं कह सकते, कई सारे शासक यहाँ पर है। अब सारे शासक आपस में संघर्ष करेंगे, युद्ध करेंगे, तो शासन व्यवस्था कैसे संचालन हो पाएगा। तो राजनीतिक पतन होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया पतन होता है, तो राजनीतिक पतन होता है। इसके अलावा सामाजिक पतन होता है, सामाजिक कैसे पतन होता है। देखो समाज में क्या, जो राजा थे अपने गुलाम रखना शुरू कर देते, अब गुलाम जो रखते हैं तो उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं करते, मतलब उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं करते, गुलामों को मतलब बद से ज्यादा, मतलब बहुत उसके साथ गंदे सलूट किया जाता है। तो जो गुलाम रखा जाता है तो उनका भी मतलब उनका मूल्य का पतन हो जाता है, जो उनकी जो आजादी है वो आजादी को छीन ली जाती है। तो इस प्रकार से सामाजिक भी पतन होता है। समाज में जितने भी लोग थे जो गुलाम बनाया जा रहा था, इसके अलावा जितने भी जो मतलब शासक है, शासक के अलावा जितनी प्रजा, उन लोगों के साथ अच्छे बिहेव नहीं किया जाता था। तो व्यवहारिक रूप से, हालांकि सामाजिक रूप से कहा जाए, सामाजिक रूप से भी पतन होना, राजनीतिक रूप से पतन हुआ ही हुआ, साथ ही साथ सामाजिक रूप से भी पतन हुआ। और इसके अलावा समाज में बहुत सारी महिलाएं लोग भी आती है। तो आप लोगों ने देखा मध्यकालीन इतिहास में आप लोग पढ़ोगे तो बहुत सारे ऐसे राजा मिलेंगे जो एक एक रानी नहीं, कम से कम मतलब कई हजारों तो नहीं बोल सकते, मतलब कई सारी रानियां रखती थी, कई सारी उनकी पत्नियां होती थी। तो उनकी जो अपनी जो स्वतंत्रता है ना, अपनी जो आजादी है, जो खुल के आजादी, हालांकि तो अभी बढ़ते संविधान, जो भारत की जो संविधान है, उस संविधान में मेंशन है कि एक व्यक्ति एक ही विवाह कर सकता है। तो उनके जो मूल्य का पतन है, उनकी जो वैल्यू है, उनकी वैल्यू तो बनी रहेगी ना, कि एक ही व्यक्ति के साथ एक ही महिला शादी करेगी, दो महिला शादी नहीं कर सकती, एक महिला के साथ एक व्यक्ति दो अलग अलग महिला से शादी नहीं कर सकता। ये तो संविधान में वर्णन है। लेकिन क्या मध्यकालीन इतिहास में क्या ऐसा वर्णन था, क्या ऐसा संविधान था? जी नहीं, उस समय कोई संविधान नहीं था, कोई व्यवस्था था ही नहीं। एक एक व्यक्ति, एक एक राजा कई रानियों के साथ, कई महिलाओं के साथ विवाह करता था, तो उनके मूल्यों का पतन होता था, अर्थात सामाजिक पतन होता था। स्त्रियों की बहुत बद से बद जागो उनकी बदतर हो गई थी, उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। और मध्यकालीन इतिहास पढ़ोगे तो स्त्रियों की ज्यादा, महिलाओं की स्थिति ज्यादा ज्यादा ठीक नहीं थी। तो इसे सामाजिक पतन तो होता ही होता है। और साथ साथ मानव मूल्यों का पतन होता है, मानव मूल्यों का पतन। अब मानव मूल्य का पतन कैसे होगा? इसमें गुलाम जो आते थे, जो दास रहते थे, गुलामों के साथ, दासों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। जो राजा के जो दास हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। और जितने भी स्त्रियां होती थी, एक एक महिला, एक एक पुरुष, एक एक राजा कई स्त्रियों के साथ विवाह करते थे। तो उनके उनके जो मूल्य, उनकी जो वैल्यू रहती नहीं थी, उनकी वैल्यू का पतन हो गया। तो इससे राजनीतिक पतन हुआ, सामाजिक पतन हुआ, मानव मूल्यों का पतन हुआ, और साथ ही साथ आर्थिक परिवर्तन हुआ, आर्थिक पतन कैसे हुआ? तो यहाँ पर जितने भी राजा मिलेंगे सब आपस में लड़ने झगड़ने में बिजी रहेंगे कि मेरा साम्राज्य बड़ा होना चाहिए, मेरा साम्राज्य बड़ा होना चाहिए, मेरा क्षेत्र बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ आर्थिक विकास नहीं होता, और मतलब विकास बहुत कम हो पाता है, कंपनी फैक्ट्री बहुत कम लग पाता है। साथ ही साथ विज्ञान को तो विकास होता ही नहीं है। किसी शासक के पास, किसी राजा के पास कल्पना ही नहीं आता, तो विज्ञान का भी पतन होता है। विज्ञान का जब विकास ही नहीं होता, पतन कैसे होगा? लेकिन अगर ये बात को अगर मान भी लिया जाए कि विज्ञान का हल्का फुल्का अगर विकास हुआ था, फिर भी यहाँ पर पतन देखने को मिलता है। लेकिन कला संस्कृति का खूब विकास हुआ था, क्योंकि यहाँ पर राजा बहुत शौकीन होते थे नाच गान देखने के लिए, संगीत सुनने के लिए बहुत शौकीन होते थे, बहुत रंगीला, मतलब बहुत सारे शासक में बताऊंगा कि बहुत सारे जो शासक थे रंगीला शासक थे, है ना। नाच गान के लिए, बहुत सारे पेंटिंग के लिए, बहुत सारे राजा सुनेंगे आप मध्यकालीन इतिहास में पढ़ाऊंगा, बहुत सारे ऐसे शासक थे जो पेंटिंग के बहुत प्रति दीवाने थे, कि भाई जो पेंटिंग है मुझे बहुत पसंद है, ये चित्रकारी मुझे बहुत पसंद है। एक एक राजा के दरबार में चित्रकारी रहा करते थे, इतिहासकार रहा करते थे, है ना। चित्रकार करने वाले, नृत्य करने वाले, संगीतकार, बहुत सारे के दरबार में संगीतकार रहा करते थे, चित्रकारी करने वाले हुआ करते थे, पेंटिंग करने वाले हुआ करते थे। तो अगर आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में अगर बात किया जाए, मध्यकालीन इतिहास में अगर विकास हुआ तो केवल एक ही विकास हुआ, इसको एक्सेप्शन रख सकते हो, अपवाद की श्रेणी में रख सकते हो। तो विकास किसका हुआ? कला एवं संस्कृति का, केवल इसी का विकास हुआ, कला एवं संस्कृति का। कला में देखो नृत्य आ गया, संगीत आ गया, पेंटिंग आ गया, जितने भी आर्ट वाला जो हिस्सा है वो उसका विकास हुआ। तो आर्थिक पतन हुआ, विज्ञान का पतन हुआ, साथ ही साथ धार्मिक कट्टरपंथी
इस पर समझ लो। तो धर्म यहाँ पर एक मतलब अपने धर्म को थोड़ा प्रचार प्रसार थोड़ा ज्यादा करने में लगे रहते थे कि फलाना व्यक्ति हमारे धर्म को माने, है ना, वो व्यक्ति हमारे धर्म को माने। इसमें आप लोग देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारे देखो, जैसे कि तो धार्मिक कट्टरपंथी कहने का मतलब क्या कि दूसरे पर प्रभाव डालने के लिए, दूसरे पर दबाव डालने के लिए कि हमारे धर्म को फॉलो करे, हमारे धर्म को माने। तो यहाँ पर प्रचार प्रसार मतलब एक ही धर्म को प्रचार प्रसार ज्यादा किया जाएगा, इस्लाम धर्म को ही ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाएगा। आप लोग देखोगे मध्यकालीन इतिहास ज्यादा इस्लाम के बारे में पढ़ना मिलेगा आपको, मध्यकालीन इतिहास में ज्यादा आपको इस्लामों के बारे में, है ना, मुसलमानों के बारे में आपको ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। इसीलिए मध्यकालीन इतिहास में कट्टरपंथी आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक ही धर्म का विकास आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक धर्म का विकास किया जा रहा है तो दूसरे धर्म का तो उसका तो पतन तो होगा ही होगा। एक धर्म का विकास कर रहा है तो इसका मतलब दूसरे धर्म का पतन हो रहा है। तो यहाँ पर धार्मिक कट्टरपंथी के कारण धार्मिक मतलब चीजों का पतन होगा। तो धार्मिक चीजों का धार्मिक चीजों का पतन होगा, विज्ञान का पतन होगा, आर्थिक पतन होगा और मानव मूल्यों का पतन होगा, सामाजिक पतन होगा। जैसे मैंने बताया मानव मूल्य का, हर एक इंसान का अपना अपना मूल्य, अपना 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 वैल्यू है। तो मध्यकालीन इतिहास में स्त्री का कोई मूल्य नहीं रहा, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनका पतन होगा। सामाजिक जो दास है, जितने भी गुलाम, उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं किया जाएगा तो सामाजिक रूप से उनका भी पतन होगा। राजनीतिक, क्योंकि यहाँ पर शासक है तो भैया वो अपने अनुसार नियम कानून बनाएंगे, प्रजा को पसंद आए या ना आए, मतलब राजतंत्र मोनार्की चलने वाली है तो राजनीति भी वहां पर पतन देखने को मिलता है। तो इस आधार पर कह सकते हो कि भैया, और जैसे ही शून्य काल पर आता है, अभी मैं बताया नहीं, तो जहां से शुरू हुआ है ना, जहां से आदि मानव का जो विकास हुआ, मानव श्रेणी का जो विकास हुआ, तो इसको मान लिया हमने कि भैया ये प्राचीन है, ये प्राचीन काल है। क्या है? प्राचीन काल है। और जो यहाँ पर जो पतन हुआ है ये मध्यकालीन है। मतलब मध्य में तो समझते हो, मध्य, मिडिल मतलब बीच वाला हिस्सा, यह मध्यकालीन। कालीन का मतलब होता है, देखो संधि विच्छेद करो, मध्य हो गया बीच वाला, अब कालीन में हो गया काल, टाइम, पीरियड, जिसको बोलते हैं पीरियड, टाइम, समय। तो हो गया मध्य का समय और ये हो गया प्राचीन समय, मतलब कि शून्य काल, जो है जहां से स्टार्ट हुआ, जहां से शुरुआत हुआ, प्राचीन काल जहां से शुरुआत हुआ, मध्यकालीन ये बीच वाला हिस्सा मतलब कि मध्यकाल है, मिडाइवल हिस्ट्री है, मिडाइवल पीरियड। और यहीं से और एक ऐसा समय आता है, ये धीरे धीरे चलता है, और एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा समय आता है जैसे अंग्रेज भारत में आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आती है, धीरे धीरे व्यापार होता है और व्यापार के साथ साथ हम लोग विज्ञान को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, साइंस क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, इन सब चीजों का ज्ञान होना शुरू होता है। आधुनिक इतिहास पढ़ोगे तो उसमें आप लोग देखोगे किस प्रकार से विज्ञान का विकास हुआ, किस प्रकार से तकनीकी का विकास हुआ, किस प्रकार से संविधान, नियम, कानून, अधिनियम का विकास हुआ। तो एक ऐसा समय आता है, ये धीरे धीरे चलता रहता है और धीरे धीरे ग्राफ ऊपर उठना शुरू होता है। यहाँ से धीरे धीरे जब अंग्रेज भारत में आते हैं और 1857 की क्रांति के बाद धीरे धीरे ये ग्राफ ऊपर उठना शुरू होता है और यहाँ से विज्ञान का विकास होता है, धार्मिक क्षेत्र का विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, बहुत सारे कंपनी फैक्ट्री लगना शुरू होता है, मानव मूल्य का विकास होता है, मानव मूल्य संविधान बनना शुरू हो जाता है। जब ऐसे संविधान बनकर रेडी होता है तो बोला जाता है एक व्यक्ति किसी एक ही महिला से विवाह कर सकता है और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकता है। अर्थात हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, स्वतंत्र रहने का अधिकार है, घूमने फिरने की आजादी है। संविधान पढ़ो ना, आपको सभी अधिकारों के बारे में पता चलेगा। भाग 3 मौलिक अधिकार पढ़ो तो संविधान में जो मूल्य का मानव मूल्यों का जो पतन हो रहा था उसको रोका, उसको बढ़ाया, है ना, पतन नहीं किया, उसको बढ़ाया, मूल्य को बढ़ाया, वैल्यू को बढ़ाया, समाज का विकास किया, सामाजिक कल्याण का विकास किया, जो दलित समाज है उनका आरक्षण किया गया, है ना, रिजर्वेशन किया गया और साथ ही साथ राजनीतिक विकास किया गया। कौन व्यक्ति राजा बनेगा, कौन व्यक्ति शासक बनेगा? सभी व्यक्ति शासक नहीं बनेंगे। इलेक्शन के माध्यम से जो इलेक्शन जीतेंगे, है ना, जो इलेक्शन में जो इनके पास ज्यादा सीटें होगी, है ना, जिन्हें ज्यादा बहुमत मिलेगी वो सरकार बनाएंगे। अर्थात कहने का मतलब राजनीतिक विकास हुआ, समाज का विकास हुआ, मानव मूल्य का विकास हुआ, आर्थिक रूप से विकास हुआ, बहुत सारी कंपनी फैक्ट्री लगना शुरू हो गई, विज्ञान का विकास हुआ, तकनीकी जिसको इंग्लिश में टेक्नोलॉजी बोला जाता है, तकनीकी का विकास हुआ, धार्मिक क्षेत्र का विकास हो। हर एक व्यक्ति अपना धर्म मान सकते, ऐसा नहीं कि तुम हमारा धर्म मानो, उस पर थोप नहीं सकते, प्रेशर नहीं डाल सकते। तो धार्मिक क्षेत्र का भी विकास हुआ, साथ ही साथ कला संस्कृति का तो विकास हो ही रहता है। ये तो अपवाद की श्रेणी में विकास तो केवल एक ही हो रहा था, कला एवं संस्कृति। वो कला भी विकास मतलब प्राचीन इतिहास से अगर पढ़ा जाए तो मध्यकालीन इतिहास में भी कला संस्कृति का विकास हुआ और अब भी हो रहा है। तो कला एवं संस्कृति का विकास आज से नहीं बल्कि मध्यकालीन इतिहास से ही विकास हो रहा है। तो इस प्रकार से जब ग्राफ ऊपर उठना शुरू हुआ तो हमने ये बोल दिया कि भैया ये है आधुनिक इतिहास है। क्या है ये? आधुनिक इतिहास है। दिस इज मॉडर्न हिस्ट्री, दिस इज मॉडर्न पीरियड। क्योंकि यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र का विकास हो रहा है, विज्ञान का विकास हो रहा है, आर्थिक क्षेत्र का विकास हो रहा है, मानव का विकास हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है। जो दलित समाज थे, दलित वर्ग थे, उनका भी विकास हुआ संविधान बना करके, राजनीति का विकास हुआ, प्रशासनिक क्षेत्र का विकास हुआ। तो यहाँ से ग्राफ धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो गया। तब देखो 3 अलग अलग क्षेत्र मिले कि नहीं? पहला ये ग्राफ मिल गया, दूसरा ये ग्राफ मिल गया, तीसरा ये ग्राफ मिल गया। यहाँ से ग्राफ ऊपर उठ रहा है
और यहाँ से ग्राफ नीचे गिर रहा है और फिर पुनः यहाँ से दोबारा ग्राफ ऊपर उठ रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा, शून्यकाल जहां से स्टार्ट हुआ इतिहास, जहां से मानव जाति का विकास हुआ, विकास करना शुरू किया, यहाँ से मानव चलना सीखा, है ना, चलना सीखा। इसके अलावा अग्नि का आविष्कार करना सीखा, भोजन पकाना सीखा, मतलब कि भोजन पहले तो कच्चे खाते थे, उसके बाद अग्नि में जलाकर मतलब अग्नि में पकाकर खाना शुरू किया। तो धीरे धीरे आदिमानव का विकास हुआ और आदिमानव का विकास करते 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 एक ऐसा समय आता है तो मानव यहाँ श्रेणी मतलब इस स्थान पर पहुंच जाता है जिसे हम बोले सामंतवाद। और सामंतवाद के बाद धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही 1857 की क्रांति के बाद लगभग हम जब देखते हैं, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है तो धीरे धीरे कंपनी फैक्ट्री लगना शुरू हो जाता है, व्यापार होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से ग्राफ धीरे धीरे फिर मतलब पुनः दोबारा ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो हमने बोला कि भैया जो ये समय है ये प्राचीन इतिहास है और ये जो बीच वाला है ये मध्यकालीन इतिहास है, और जो यहाँ से पुनः ग्राफ ऊपर जा रहा है ये आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास को इसलिए नहीं कहते कि हम यहाँ से 1498 ईस्वी से लेकर के हम पढ़ते हैं 1947 ईस्वी तक, इसमें हम भारत को आजादी मिली, बहुत इसलिए नहीं पढ़ते। ये तो केवल समय हो गया, ये तो टाइम पीरियड हो गया। तो आधुनिक इतिहास किसे कहते हैं, तो आप जवाब देना कि जिस टाइम पीरियड में या जिस काल में राजनीतिक विकास हुआ, है ना, राजनीतिक रूप से विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, या इस समय समझना कि आधुनिक इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास का वो कालखंड, परिभाषा लिखना, आधुनिक इतिहास किसे कहते हैं, तो इतिहास का वो कालखंड जिस कालखंड में, कालखंड बोले तो समय पीरियड, समय, तो इतिहास का वो कालखंड जिसमें राजनीतिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, मानव मूल्यों का विकास हुआ, साथ ही साथ आर्थिक, विज्ञान, धार्मिक क्षेत्र का भी विकास हुआ। इससे हम बोलते हैं आधुनिक इतिहास। मध्यकालीन इतिहास किसे कहते हैं कि इतिहास कालखंड का वो काल या इतिहास कालखंड का वो समय जिसमें राजनीतिक पतन हुआ, पतन हुआ, मानव मूल्यों का पतन हुआ, आर्थिक पतन हुआ, विज्ञान, तकनीकी, धार्मिक क्षेत्र, इन तमाम चीजों का पतन हुआ। तो इस कालखंड को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्यकालीन इतिहास। तो ग्राफ के माध्यम से आपको समझ में आ गया। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि भैया बताओ कि मध्यकालीन इतिहास क्या है, तो आप आराम से जवाब दे देना कि एक ऐसा समय आता है सामंतवाद विचारधारा को उत्पन्न हो जाता है। उसी सामंतवाद के बाद अनेकों चीजों के, अनेकों मूल्यों का पतन होना शुरू हो जाता है, राजनीतिक पतन होता है, तो आपसे प्रश्न पूछा गया बताओ मध्यकालीन इतिहास किसे कहते हैं, तो एक ऐसी विचारधारा है सामंतवाद। तो सामंतवाद से बताना कि एक ऐसा समय आता है जहां से एक सामंतवाद एक नई विचारधारा को उत्पन्न होता है। तो वो नया विचारधारा क्या, सामंतवाद। तो सामंतवाद की विचारधारा जैसे उत्पन्न होता है तो यहाँ से अनेकों चीजों को पतन होना शुरू हो जाता है, जैसे राजनीतिक पतन होता है, मानव मूल्यों को पतन होना शुरू हो जाता है, सामाजिक पतन होता है, इसके अलावा बहुत सारे स्त्रियों का पतन होना शुरू हो जाता है, मानव मूल्यों का पतन होता है, आर्थिक पतन होता है, विज्ञान तकनीकी का पतन होता है, धार्मिक क्षेत्र का परिवर्तन होता है, तमाम चीजों का पतन होता है। इस आधार पर हम बोल सकते हैं ये जो कालखंड है, ये जो समय पीरियड है, ये है मध्यकालीन इतिहास। और आधुनिक इतिहास में ग्राफ ऊपर उठता है, मतलब विकास होता है, इससे हम बोलते हैं आधुनिक इतिहास। दिस इज मॉडर्न पीरियड, दिस इज मॉडर्न हिस्ट्री। आई बात समझ में। तो खैर ये केवल इंट्रोडक्शन क्लास था। तो आज तक इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस से। हमारा सिलेबस कहाँ था भैया, ये देखो हमारा सिलेबस क्या था। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 1 चैप्टर 1 भारत पर इस्लामों का आक्रमण। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत पर इस्लामों का आक्रमण पढ़ेंगे, लेकिन कौन से इस्लामों, अरबी इस्लामों का आक्रमण पढ़ेंगे। तो इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट सेशन की ओर, तो इंतजार कीजिए हमारा नेक्स्ट सेशन जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अरबी इस्लामों का आक्रमण। इससे मैंने आपको बेहतरीन तरीके से ग्राफ में आपको मैंने इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया था कि उत्तर भारत मध्यकालीन इतिहास, दक्षिण भारत मध्यकालीन इतिहास। तो हम कल स्टार्ट करेंगे अरब एवं तुर्की आक्रमण, जो भारत पर आक्रमण किया गया था। तो आज से कितना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।